Good morning, 10th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on our first chapter of history, that is rise of nationalism in Europe. And in our previous class, we just had a kind of idea about how people were wanting a change in the type of government through this painting that you can see on your screen. कि लोगों को डेमोक्रेसी जैसा कुछ चाहिए था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ मूव कर रहे थे. इस टाइम तक कोई ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो है वो इतना कोई फेमस नहीं था, या ये आइडिया डेवलप ही नहीं हुआ था. एंड इट एक्चुअली डेवलप थ्रू सीरीज ऑफ यू कैन से प्रोसेसेस या बैटल्स, रिवोल्ट्स होंगे, उसके बाद ये आइडिया आएगा. एंड बेसिकली पहले ये था कि मल्टीनेशनल, एक ही कंट्री में मल्टीनेशनल डायनेस्टीज रूल करती थी. मतलब अलग अलग कंट्री के डायनेस्टी जो है वो एक ही कंट्री में अलग अलग स्टेट्स पे, अलग अलग रीजन्स पे रूल करती थी. तो ऐसे फीलिंग ऑफ बीइंग वन और ये सब चीज अभी तक डेवलप नहीं हुई थी. बट अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म की बात करें हम, तो इट स्टार्टेड इन फ्रांस, बेसिकली विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789. हमें पता है 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने साथ आके पूरा कोशिश की थी कि पूरी कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए. स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली का नाम दे दिया था. टर्म्स जैसे फादरलैंड और सिटीजन जैसी को पॉपुलराइज कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे फ्रेंच जो है वो मेन लैंग्वेज बन जाए. और साथ में वो लोग अपने जितने भी सोल्जर्स थे, मार्टियर्स थे, उनको कमेमोरेट कर रहे थे, कंट्री के लिए ओथ ले रहे थे, नेशनल सॉन्ग, ऐसी चीजें बना रहे थे. सो दैट द फीलिंग ऑफ बीइंग वन, द फीलिंग ऑफ ऑल ऑफ देम समवेयर लाइक बीइंग वन, कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली चीजें जो है वो डेवलप हुई. ओके, एंड देन वी बेसिकली ऑल्सो टच द टॉपिक की जो जैकोबियन क्लब्स है वो जैसे जहाँ एक फ्रांस में फॉर्म हुए थे, वैसे बाकी आसपास की कंट्रीज में भी फॉर्म होने लग गए थे. एंड हम देखेंगे ड्यूरिंग दिस होल चैप्टर दैट व्हेन समथिंग इम्पोर्टेंट हैपेंस इन फ्रांस, its traces, its reflection can be seen in other parts of Europe as well. ठीक है, इससे रिलेटेड हम देखेंगे. Now to start with, when we are talking about France, let us start with the story of France where we left it in the 9th class. 9th class में if you remember towards the end of our chapters, हमने chapter end किया था talking about Napoleon, that how he became very very important around 1804. ठीक है, so let us proceed from there itself. Now as the France was already having certain idea of nationalism, और ये जो idea develop हो रहा था, तो French armies जो है अब they were spreading this idea around you can say other countries in the vicinity of France. मतलब फ्रांस के अराउंड जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पे ये न्यूज जा रही थी नेशनलिज्म की, फ्रीडम की, मोनार्की एंड होने की. एंड ऑब्वियसली जो पूरा सिस्टम है उसमें कैसे कैसे चेंजेस आए फ्रीडम और इन सब से रिलेटेड. दो हमें पता है, इफ यू ऑल रिमेम्बर, एज आई सेड, हमने 9th क्लास में एंड किया था कि नेपोलियन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804. तो ठीक है, नेपोलियन एक्चुअली डिस्ट्रॉयड मोनार्की समवेयर, डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस. बट though he declared himself emperor, but he brought many positive changes in France. ठीक है, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत सारे चेंजेस लाए थे दैट कैन बी कंसिडर्ड ग्रेट एंड रिमार्केबल. एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की अगर बात करें, रैशनल और एफिशिएंट सिस्टम बनाने की कोशिश की थी, बहुत ग्रेट चेंजेस लेके आए थे, जिसमें से एक था द सिविल कोड ऑफ 1804. You can see it on your screen, the Civil Code of 1804. This is also known as the Napoleonic Code. Okay. आखिर इस कोड में ऐसा था क्या? First thing, all the privileges based on birth, that because you are
because you belong to this particular group या because you have taken birth in this particular family, तो जो आपके पास special privileges थी, जैसे वो first state second state के पास पहले थी ना कि they don't have to pay the taxes etc, वो वाली ऐसी कोई भी privileges जो है by birth नहीं मिलेगी. Equality before law होगा, and then right to property also. पहले ऐसे था everybody could not buy the property or land, तो ये अब बोल दिया था कि there will be equality before law and there will be right to property. Okay, जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी ही रहेगी. Okay, now this code was now exported to the regions under the French control. इसका क्या मतलब है, ये जो नेपोलियनिक कोड की जितनी भी हम नोटिस करेंगे कि नेपोलियनिक कोड में जितने भी इम्पोर्टेंट चेंजेस आए थे, all these changes were also, you can say, brought in the areas that were under the French control. Okay, so you need to remember this. This is an important, you can say, part of your chapter, but along with this, not only talking about the chapter, from the point of view of question answers also, this is an important topic. What is Civil Code of 1804? ठीक है, तो Civil Code of 1804, it is very necessary for you to remember कि तीन main चीजें क्या हुई थी. All privileges by on birth चले गए थे, established equality before law and secure the right to property. ठीक है. So this, as I said, you should remember. And then इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि यही changes जो हैं, these changes were then brought in many other countries which were actually under the French control. जैसे कि अगर हम देखें डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, इन सब में नेपोलियन ने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, डिविजन्स को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया था. चीजें बहुत इजीली मैनेजेबल हो गई थी, अच्छे से हायरार्की अच्छे से बना दी थी कि दिस इज अंडर दिस पर्टिकुलर पर्सन, दिस थिंग इज अंडर दिस पर्टिकुलर पर्सन एंड सो ऑन. ओके, एंड इसके साथ साथ उन्होंने फ्यूडल सिस्टम जो है वो हटा दिया था, जिसके अंदर जो पेजेंट्स थे उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस टू बी गिवन टू द रूलिंग एम्परर एंड द रूलिंग बॉडी, है ना. इट इज नॉट दैट टोटली टैक्सेस हटा दिए थे, पर सिस्टम को थोड़ा सा अच्छा कर दिया था. जो पेजेंट्स है उनको सर्वडम से फ्री कर दिया था, मेमोरियल ड्यूज से, यानी जो टैक्सेस वगैरह या फ्री में जो काम करना पड़ता था, फोर्स लेबर, वो सारी चीजें, या फैक्ट्री मतलब रोड कंस्ट्रक्शन या ऐसे किसी भी चीज में जो उनसे काम करवाते थे, उन सब से फ्री कर दिया था. उसके अलावा व्हाट एल्स डिड ही डू, इन द टाउन्स आल्सो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड. गिल्ड्स क्या है, ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, मतलब ट्रेड का जो ग्रुप होता है, ट्रेडर्स का वो होता है, वो लोग आसानी से दूसरे लोगों को ट्रेड करने नहीं देते या उस बिजनेस में एंटर नहीं देते. और उस गिल्ड्स के भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको लूजन कर दिया था, उनको रिमूव कर दिया था, मतलब एक्चुअली में ताकि इकोनॉमी अच्छे से चले, लोगों का काम अच्छे से चले, इसलिए बहुत सारे स्टेप्स इंट्रोड्यूस किए थे. गिल्ड्स भी अब अपना काम थोड़े फ्रीली कर सकते हैं, इतने ज्यादा उन पे कंट्रोल नहीं रहेगा जो रूलिंग बॉडीज हैं उनका. इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे सिस्टम इम्प्रूव कर दिए थे. तो जो पेजेंट्स थे, आर्टिजन्स, वर्कर्स, नए बिजनेसमैन वगैरह जो थे, all of them were enjoying all these things, all these changes. उनको लग रहा था हमारे लिए अब ट्रेड करना कितना आसान है, and things basically relating to economy, business, all of them are so easy for them to understand and to carry out. और इसके साथ साथ बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर began to realize that uniform laws, standardized weights, measures and a common national currencies जो हैं, इनसे ट्रेड का, बिजनेस का इतना आसान हो जाता है करना, that they will obviously it will lead to their development. ठीक है, exchange of goods and capitals from one region to the other. So somewhere ये जो changes थे, इससे
peasants, artisans, workers, new businessmen जो है ये सारे के सारे क्या थे, they all were very happy actually. The standardized rates or measures है, all the positive changes are coming and they will easily be able to carry out their business. But now we come across a problematic situation. Problematic situation क्या थी कि जो एरियाज जिनको अब कॉन्कर किया गया था, तो लोकल पॉपुलेशन की जो रिएक्शन है टुवर्ड्स द फ्रेंच पीपल वर मिक्स्ड, क्योंकि इनिशियली बहुत सारे जगह जैसे कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड वगैरह जो है, और ब्रुसेल्स, मिलान, मेन्स, वॉर्सो, ये वाली जो है ना, यहाँ पे लोग पहले तो बहुत खुशी से उन्होंने फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया, that yes, please come in our country, we will also get certain kind of liberty, हमारे भी बिजनेस अच्छे होंगे, हमारे भी नए लॉज आएंगे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होंगे, and we actually will also have a better kind of condition in our country. But जो इनिशियल एंथुजियाज्म है वो बहुत जल्दी ही somewhere it changed into anger. Okay, anger and somewhere not feeling nice, hostility वाली फीलिंग आ गई थी, बिकॉज ये क्लियर हो गया था कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो तो आ जाएंगे, बट उसके साथ साथ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिलेगा इनको. They will not get the political freedom because their political freedom is now taken up by the French. इसके साथ साथ एक बार जब इन्होंने कंट्रोल में ले लिया अपने, किसने, फ्रेंच ने, इन एरियाज को, तो उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, सेंसरशिप बढ़ाई, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन किए. व्हाट डू वी मीन बाय फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन? फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब है, एज वी स्टडीड इन दैट चैप्टर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, फोर्सफुली उनको बोल रहे थे दैट यू विल एक्चुअली हैव टू serve in the French army. Okay, so this is what was happening, and now these people understood कि जो हमारा, हम जिस हिसाब से इतने enthusiastic थे, we were so positive कि जो changes आएंगे after the French helps us to become more maybe developed and have our business nicely through the administrative changes, ये सारी की सारी एंथुजियाज्म जो है स्लो डाउन हो गई, धीरे धीरे खत्म होने लगी. एंड ऑब्वियसली ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज नाउ दे सॉ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है वो तो आए थोड़े बहुत, बट उसके साथ साथ पहली चीज पॉलिटिकल फ्रीडम चली गई, दूसरी चीज बहुत सारी और एक्स्ट्रा चीजें इनके अपने देखेंगे बेसिकली इन पे इंट्रोड्यूस कर दी गई. एज आई सेड कि एक्स्ट्रा इनसे टैक्स, कुछ टैक्सेस लेते थे, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन होते थे, एंड ऑब्वियसली बहुत सारी और रिस्ट्रिक्शन होती. सो क्लियरली इट टेल्स अस दैट नाउ द पीपल रियलाइज दैट एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस है वो, उनको अगर हम कंपेयर करें टू द पॉलिटिकल फ्रीडम दैट वी हैव लॉस्ट, तो वो बहुत कम है. ओके, सो एडवांटेजेस आर वेरी लेस एज कंपेयर टू द डिसएडवांटेज, या जो अच्छे से ज्यादा भलाई से ज्यादा क्या हो गया, नुकसान हो गया. ओके, सो दिस, कीप दिस बैकग्राउंड इन योर माइंड, एंड देन वी विल प्रोसीड विथ what will happen after this. Napoleon is becoming so powerful and somewhere it is taking control, he is actually taking control over many other countries. But before moving on to what happened next in this story of Napoleon and then obviously story of Europe, at towards the background we need to be clear about few more things. तो वो clear कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे we'll continue with what happened with Napoleon and what were the steps taken by other European countries. So as in your book, the next topic is making of nationalism in Europe. Clearly in this paragraph, they are again telling us कि कैसे यूरोप की अलग-अलग countries divided थी. And they were divided into we can say
they were divided into a lot of divisions in terms of language, ethnicity, the country that is ruling, the emperor that is ruling, all these sort of things. ठीक है. टुडे आज हम जैसे जर्मनी, इटली या स्विट्जरलैंड को जानते हैं, बेसिकली इट वाज नॉट सो. As we know today, as Germany, Italy and Switzerland were divided actually into kingdoms, duchies and cantons, whose rulers had their autonomous territory. यानी within a country सबके अलग अलग एम्पायर जैसे थे. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो है वो ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंडर था, जिसमें लोग बहुत डाइवर्स थे. डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ language, in terms of their you can say जो past था, their culture and all these sort of things. They did not see themselves as people belonging to kind of collective identity या common culture नहीं मानते थे. Even वो language भी अलग बोलते थे और अलग अलग ethnic group के थे. Habsburg Empire जो है that ruled over Austria Hungary. ओके, हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था कहाँ पे? ऑस्ट्रिया हंगेरी पे. वो एक तरीके का पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल था. व्हाट डू वी मीन बाय पैचवर्क? मतलब थोड़े थोड़े हिस्सों में पीपल वर इन ग्रुप्स डिवाइडेड, अलग अलग रीजन के अलग अलग लोग थे, अलग अलग लैंग्वेजेस के थे, अलग अलग बैकग्राउंड के थे. इट इंक्लूडेड एल्पाइन रीजन. एल्पाइन रीजन के कुछ लोग थे द टाइरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेंटनलैंड as well as Bohemia. ठीक है, where the aristocracy was predominantly German speaking. यानी कुछ एरिया में जर्मन स्पीकिंग लोग थे, स्पेशली अगर बोहेमिया, ऑस्ट्रिया, सुडेंटनलैंड की बात करें. इसमें कुछ इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी थी, लोम्बार्डी और वेनेशिया. ठीक है. हंगेरी में आधी जो पॉपुलेशन है वो एक लैंग्वेज बोलती थी जिसको बोलते हैं मैगियार. बाकी जो अदर है वो क्या करती थी? दूसरी लैंग्वेजेस बोलती थी, अलग अलग डायलेक्ट के, अलग अलग वर्जन ऑफ द सेम यू कैन से लैंग्वेज के भी अलग अलग डायलेक्ट, अलग अलग बोलने के तरीके होते हैं ना. तो अलग अलग इनके यू कैन से तरीके थे बोलने के, लैंग्वेजेस थोड़ी बहुत अलग थी. अब एक और जगह है इन गैलिशिया, एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, पोलैंड वाली. देन ये इन ग्रुप्स के अलावा देयर आल्सो लिव विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर. पीजेंट पीपल थे जो हम बोलेंगे बोहेमियन थे, स्लोवैक्स थे नॉर्थ में, स्लोवीन्स थे कार्नियोला में, देन क्रोएट्स थे टू द साउथ, रोयमन्स थे टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया. तो बहुत सारे डिफरेंस थे. बेसिकली ये जो मेंशन किया हुआ है, दिस इज जस्ट टू टेल अस दैट कितने वैरायटी और कितने डाइवर्स लोग रहते थे विद इन दिस एरिया. People had different empires, people had different languages, they had different cultures, they had different kind of thought process, every beliefs, cultures, all of them were very different. और इतने सारे डिफरेंसेस थे ना, इसीलिए कभी पॉलिटिकल यूनिटी इतनी आसानी से हो नहीं पाई. इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम टू बिकम वन बिकॉज बहुत डिफरेंसेस थे और रूलर भी सेम नहीं थे. तो सिर्फ ओनली इनकी जो टाई ऑफ बाइंडिंग हम बोलेंगे अलग अलग ग्रुप की थी, वो थी कॉमन एलिजेंस टू द एम्पायर. यानी आप एक एरिया में रह रहे हो, आप जिस भी अलग अलग जगह के लोग हो, सपोज जितने एरिया पे वो एक पर्टिकुलर रूलर रूल कर रहा है, सिर्फ वो ही आपके लिए क्या होगी, उतनी एरिया में ही आपको फीलिंग ऑफ बीइंग वन मिलेगी. हो सकता है वो पूरा कंट्री ना, वो जो एम्पायर है वो एक छोटे रीजन पे ही रूल कर रहा, उतनी एरिया ही आपके लिए अपनी है. यू विल ओनली कंसिडर दैट एरिया एज योर बिकॉज योर रूलर्स आर सेम, उतने एरिया में जो जितने लोग रह रहे हैं. बाकी दूसरी एरिया चाहे आपकी कंट्री का ही पार्ट हो, पर उसमें कोई दूसरे रूल कर रहे हैं तो आप उसको अपनी कंट्री का पार्ट नहीं मान रहे, अपना नहीं मान रहे, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं डेवलप. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज द टाइम पीरियड वेयर वी सी दैट, ये बैकग्राउंड हमें दिमाग में रखना है. वी नीड टू कीप दिस इन आवर माइंड दैट अभी तक
people were not united as one, कुछ collective identity जैसा नहीं था, बिकॉज पूरे यूरोप में वैरायटी ऑफ पीपल है जो रहते थे, अलग अलग तरीके से रहते थे, अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, लैंग्वेजेस अलग बोलते थे, रीजनल डाइवर्सिटी अलग थी, कल्चर अलग था, एंड देयर वर मेनी डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंट एरियाज को बिलोंग करते थे, एंड बेसिकली बहुत वेरिएशन थे इन देम, दैट इज व्हाई वो कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग अभी तक नहीं। ओके, नाउ बेसिकली इसके अलावा वी विल स्टडी अबाउट, ये तो हमने देखा, अगर ओवरऑल हम देख लें कि कंट्रीज कैसे डिवाइडेड थी, है ना, along with this we will also study one more thing कि सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाउ वाज दी सोसाइटी डिवाइडेड। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ वाज दी सोसाइटी डिवाइडेड, we will notice that actually पहले the society was just divided into the aristocracy and the new middle class. Okay, so it was divided between the aristocracy and basically initially it was not divided between aristocracy and the middle class, but middle class जो है वो नया origin हुआ, इनिशियली सिर्फ एरिस्टोक्रेसी और पुअर सेक्शन था। ओके, जस्ट आई नीड जस्ट अंडरस्टैंड अगेन, सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड थी इनटू एरिस्टोक्रेसी एंड द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे इमर्जेंस ऑफ दिस न्यू मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास कैसे ओरिजिन हुई, इसका क्या इम्पोर्टेंस था, और ये कैसे रिस्पॉन्सिबल होगी मेन चेंज लाने के लिए। व्हाट मेन चेंज? द टाइप ऑफ, यू कैन से नॉट ओनली पॉलिटिकल सिस्टम बट कमर्शियल इकोनॉमिक सिस्टम जो आएगा उसमें एक नई आइडिया आएगी, लिबरलिज्म। वो क्या है, उसका मतलब क्या है, दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट। ओके, सो बिफोर वाइंडिंग ऑफ आई जस्ट नीड टू रिपीट दिस कि सोसाइटी पहले डिवाइडेड थी और एरिस्टोक्रेसी एंड पुअर सेक्शन में, फिर मिडिल क्लास आएगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। द हेडिंग इज एक्चुअली लाइक दिस, एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास, बट वी विल अंडरस्टैंड हाउ मिडिल क्लास becomes more important. So in today's class we have basically done about the Napoleonic Code, and we have done how Napoleon was becoming important, and now the other countries who initially were interested in calling Napoleon to their countries were now understanding that they have done wrong because the advantages are very less as compared to disadvantage, क्योंकि administrative changes के बदले political freedom उनकी lose हो रही है। Okay, and then we also just had a discussion on कि यूरोप जो है वो कैसे divided था into various sections, specifically अगर हम देखें कि कैसे अलग अलग लैंग्वेजेस और अलग अलग ग्रुप या अलग अलग कल्चर्स से लोग बिलोंग करते थे, और सिर्फ कॉमन उनके लिए एक एलिजेंस क्या था, टू देयर एम्परर। ठीक है, सो विद दिस वी वाइंड अप टुडेस क्लास। नाउ वी विल कंटिन्यू विद दिस एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास इन आवर नेक्स्ट क्लास। So if you have any doubt relating to the topic that we have covered, come back with your problems and we'll discuss and solve it. But just do give this portion a reading, and then we can proceed with the next part of the chapter. So now meet you all in the next.